जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। सीएपीएफ 2025 खत्म हो चुका है और मतलब उसका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, खासकर पेपर वन को लेकर। उनको लग रहा है कि जो पेपर वन में हमने पढ़ा था या जो चीजें हमने करी थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही और हमें क्या चीजें बदलाव करने की जरूरत है सीएपीएफ 2026 के लिए। तो वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, कैसे जनरल स्टडीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो सीएपीएफ के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सीडीएस एस्पिरेंट है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आप सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं डेडिकेटेडली तो डेफिनेटली आपको इन इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो, फंडा बहुत क्लियर है कि अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो सीडीएस में बहुत क्लियर होता है कि जी जीएस पे फोकस नहीं होता है उतना, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस होता है। जीएस को लोग भी मान के चलते हैं कि भाई हाँ, एक ठीक लेवल पे हमने पढ़ लेना है, हमने साइंस कवर कर लेना है, पॉलिटी कवर कर लेना है, करंट अफेयर्स हो जाएगा उसमें। ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो हम पढ़ के जाएंगे। बट अगर आप साथ में सीएपीएफ को भी टारगेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो एक सीएपीएफ भी एक अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें, और हर साल एग्जाम होता है जिसपे हम अपना फोकस कर सकते हैं और हमें करना है उसको, मतलब वो हमारे लिए एक अच्छी जॉब है, तो आपको अपना जनरल स्टडीज बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और है, जनरल स्टडीज के कंटेक्स्ट में आप ये चीज समझ लीजिए कि इवन सीडीएस के लिए भी अब जनरल स्टडीज जो है वो आसान नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सीडीएस में इंग्लिश में 60 61 62 नंबर आए, 65, मतलब 60 से 65 नंबर के बीच में, बट जीएस में वो 20 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए, जो मिनिमम, जो बेयर मिनिमम चाहिए, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए उसमें 20 मार्क्स का एक जो है कट ऑफ रखा हुआ है यूपीएससी ने। तो वो क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ी है या बिल्कुल फोकस नहीं है। तो आपको अगर और भी बहुत सारे एग्जाम कैटर करने हैं, अपना स्टेट सिविल सर्विसेज कैटर करना है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ लेवल का तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज की, तो आप मान के चलिए आपका स्टेट सिविल सर्विसेज भी कवर हो रहा है उसमें। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, वो थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उस पे साइंस पे फोकस नहीं होता है, वहां पे साइंस टेक होता है, तो थोड़ा सा चीजें कुछ कुछ अलग हो जाती हैं। तो ये चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल स्टडीज इज लाइक, अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट सिविल सर्विसेज, या फिर और मिसलेनियस एग्जाम जो जो जैसे आईबीएसईआईओ का एग्जाम आ गया, ईपीएफओ का एग्जाम आ गया, ये सारे एग्जाम आप तभी कैटर कर पाएंगे जब आपका जनरल स्टडीज अच्छा है। तो हम थोड़ा सा अब चलते हैं कि जनरल स्टडीज को हमें फोकस कैसे करना है। ठीक है, मतलब क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं सारे सब्जेक्ट्स लिख लेता हूं कि कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स पे। हिस्ट्री है, ठीक है जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है जी। ये आपका मेनली आप कह सकते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। फिर आपका साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, जिसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है जी। अब सवाल आता है कि अच्छा, इसमें इसके अलावा, ठीक है, मैं आगे भी लिख लेता हूं, मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है जी, मैथ्स एंड रीजनिंग, और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आपका कंप्यूटर भी अपने आप में एक सब्जेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन इस पे भी पूछे जा रहे हैं। ये भी आपका एक डेडिकेटेड चैप्टर है। और ठीक है, ये हो गया आपका। और ठीक है, हिस्ट्री में एक और सब्जेक्ट है जो कि आर्ट एंड कल्चर के रूप में हम देख सकते हैं, वो भी आप, इसको मैं आर्ट एंड कल्चर लिख लेता हूं, ठीक है। और एक पार्ट है आपका स्टैटिक जीके, ठीक है जी, स्टैटिक जीके। मैं इसको जीके क्यों लिख रहा हूं, स्टैटिक जीके? जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है, अब गवर्नमेंट की स्कीम जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स में भी जो हाल ही में गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वही पूछी जाएंगी। जो 5 साल पहले हैं, 10 साल पहले हैं, 8 साल पहले हैं, 3 साल पहले हैं, वो भी आपकी पूछी जा सकती हैं। तो इसमें आपकी एक गवर्नमेंट स्कीम्स
ठीक है जी, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, ठीक है, हो गई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। फिर आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे जो है हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कहां कहां से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं और क्या सोर्स हो सकते हैं और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे खासकर मैंने जब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर हुआ और बहुत सारे बच्चों का नहीं अच्छा गया, तो बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि भाई हमें सीएपीएफ टारगेट करना है। बहुत अच्छा, तो उन्होंने कहा कि सीएपीएफ का पेपर कैसा आता है, ठीक है, ये ज्यादा फैक्चुअल आता है। तो अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ये चीज है कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, मैं उनको यही बोलता हूं कि मैंने भी उसका 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा सिविल सर्विसेज के, बट आपको ये समझना है कि ये जो एग्जाम है सीएपीएफ का, इट इज नोवेयर लेस देन द सीएपीएफ प्रीलिम्स का पेपर। डिफरेंस क्या आ जाता है, सीएपीएफ अगर आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की बात करोगे, उसमें बैठता है लगभग 5 से 6 लाख बच्चा, ठीक है, जो एक्चुअल एग्जाम दे रहा है। फॉर्म तो 10-12 लाख भर रहे हैं, पर एक्चुअल में 5 से 6 लाख के बीच में ये वेरी करता है। और इसमें क्या है सीएपीएफ में, अच्छा उसमें जनरल कैटेगरी में जो एज है, अपर एज है 32 है। सीएपीएफ में बैठता है 1 लाख बच्चा पेपर, जो एक्चुअल में पेपर देता है, और इसकी जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है वो 25। तो बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन करके तैयारी करना शुरू करते हैं, उनको जब पता लगता है कि अच्छा सीएपीएफ भी कोई एग्जाम है, एक्चुअली सीएपीएफ के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, तो जब तक उनको पता लगता है तब तक वो एज निकल चुकी होती है या आखिरी के 1-2 अटेम्प्ट बचते हैं उनके, और इसकी थोड़ी अप्रोच अलग है, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए अच्छा सिविल सर्विसेज में स्टेक्स भी बहुत हाई हैं भाई, ठीक है, सीएपीएफ में स्टेक्स उतने हाई नहीं है कंपैरेटिवली, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि इसका कट ऑफ जो है सीएपीएफ का थोड़ा अप जाता है। बट अगर आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, मैं सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लेवल कम लगेगा आपको कि हाँ यार ये तो बहुत ही आसान सा पेपर है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल पेपर पूछता है। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ कुछ फैक्ट्स जैसे सीएपीएफ में पूछता है, वो आपका सिविल सर्विसेज में आपको देखने को मिलते हैं, सीडीएस में भी मिलते हैं, एनडीए में भी मिलते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में अगर बिल्कुल भी ये डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ये तो फैक्चुअल पेपर है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा खासा कंसेप्चुअल पेपर है। अच्छा, और दूसरा फंडा क्या हो गया है कि सीडीएस, मैं थोड़ा सीडीएस को भी कैटर करके चलूंगा। सीडीएस में 2-3 साल पहले तक अगर सीडीएस ओटीए की बात करूं, उसकी जो कट ऑफ थी वो 100, 102, 105, मतलब ये जाती थी, 100 हम मान के चलते थे मोटा मोटा। अगर कोई बच्चा पूछता था, हम कहते थे कि 200 में से 100 कट ऑफ जाएगी। सीडीएस 2 2024 की जो कट ऑफ थी ओटीए के लिए 81। अब आप सोच के चलिए कि जहां कट ऑफ 100 जा रही थी, वहां 81 चली गई। 20% कट ऑफ नीचे जाना मतलब इट इज अ ह्यूज डिप, ह्यूज डिप। पहले उससे पहले 87, 88 गई, फिर 81 गई। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, किसी ने भी 81 नहीं कट ऑफ प्रिडिक्ट की। ठीक है, मैंने खुद ने जो है मैंने कहा था कि 90 to 95 जाएगी, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम ऐसे जो है कट ऑफ डिप हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी बहुत हार्ड पूछने लगे। और इंग्लिश का अगर आप पेपर देखोगे सीडीएस में, तो उसमें आपको मतलब आधा जीएस मिलेगा, जैसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, मतलब जैसे जो लीगल टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस थे। तो अगर आपका जीएस अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश भी बहुत अच्छा करके आओगे, बट वाइसा वर्सा नहीं होगा कि इंग्लिश अच्छा है तो आप जीएस अच्छा कर लोगे। ठीक है, ये मतलब क्योंकि जीएस में आप बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में शामिल हो जाते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक कहते हैं ना कोर कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपकी वोकैबुलरी में पार्ट बनते हैं। सो दैट्स द रीजन कि सीडीएस में भी अब आपको जीएस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सीडीएस के साथ बाकी सीएपीएफ या स्टेट सिविल सर्विसेज या बाकी एग्जाम भी सोच रहे हैं देने की, तो फिर आपको डेफिनेटली जीएस पे फोकस करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हो क्या क्या है कि बहुत सारे बच्चों को मतलब ये फोकस रहता है, या बहुत सारे लोग भी बोलते हैं ल्यूसेंट पढ़ के जाओ, ल्यूसेंट पढ़ के जाओ। देखो, ल्यूसेंट इज अ वेरी गुड कंपाइलेशन, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छा है। अगर आपको चीजों को रिवाइज करना है या कोई टॉपिक आपको लगता है यार बुक नहीं पढ़नी,
एक जगह मिल जाए, मेन मेन फैक्ट्स मिल जाए, मोटा मोटा क्लैरिटी है मेरे को टॉपिक की, तो मैं रिवाइज कर लूंगा। बट दैट इज नॉट अ गुड बुक टू स्टार्ट विथ। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ अ रेफरेंस बुक यू शुड हैव। ठीक है, यू कैन हैव और यू शुड हैव, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड हैव, आपको होनी ही चाहिए, मेरे पास नहीं रही। बट हाँ, जब मैंने उसको खरीदा, बहुत बाद में जाकर अपनी प्रिपरेशन में, उस टाइम तक मैं CAPF दे चुका था, क्लियर कर चुका था, सिविल सर्विसेज का भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका था। बट फिर लगा कि कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें ल्यूसेंट पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो खरीद ली। अच्छी हेल्पफुल बुक है, मैंने पहले बता दिया, बट वो आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलिए। उसके लिए आपकी आती हैं एनसीईआरटीज और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, वो मोटा मोटा सबको पता है वो एनसीईआरटी कौन कौन सी हैं, वो बुक्स कौन कौन सी हैं, वो भी मैं इस सेशन में आपको डिस्कस करूंगा। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज, यहां पर थोड़ा मैं स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर रहा हूं। देखो हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमने पढ़ लिया जी, बहुत कुछ पढ़ लिया। पढ़ना और रिटेन रखना दोनों में अलग अलग, मतलब दोनों में फर्क है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, CAPF में इतना सिंपल क्वेश्चन कि WTO जो है वो गैट का एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एंड टैरिफ्स। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि जी IAEA जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की इंस्पेक्शन करता है, मतलब इसको लेकर। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आपने बेसिक से चीजों को पढ़ा है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो द आइडिया हियर इज कि इसमें अब जो एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न, मैं देखो इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप देखो, अगर आप टीम निष्ठा के कोर्सेज पे एनरोल्ड हैं तो बहुत सारी चीजें हमने उसमें कवर कर रखी हैं। ठीक है, और जो जो कुछ टॉपिक्स हमें लग रहे हैं वो हम आगे कवर करेंगे भी, इसीलिए हमने रिकॉर्डेड सेशंस रखे हैं ताकि डेडिकेटेडली बच्चा अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सके। जो जो चीजें हमें लग रही हैं कि और ऐड ऑन करने की जरूरत है वो हम ऐड ऑन करते जाएं। ठीक है, अब देखो एंशियंट और मेडिएवल आज के टाइम पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये मान के चलो एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न की लगभग इक्वल वेटेज है। एक टाइम था जब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता था कि यार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के चले जाओ, एंशियंट और मेडिएवल ल्यूसेंट से पढ़ के चले जाओ। ये हमारे टाइम जब लाइक आज से 15 साल पहले ये बात कही जाती थी। ठीक है, कि हाँ भाई ये है प्रिपरेशन का एक मोटा मोटा आइडिया कि इसमें से बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ लो। ठीक है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मेडिएवल में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, हो जाएगा उतने में। और मेन फोकस आपका पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में लोगों ने बिपिन चंद्रा खरीद रखी होती थी और AP अहीर स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है, दोनों बुक्स को बिल्कुल। अब स्पेक्ट्रम की बुक आप मानोगे नहीं, मेरे पास, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, 15 साल पहले की भी बुक पढ़ी है, जितनी अभी है स्पेक्ट्रम उसका आधा भी नहीं थी, मतलब उसका लगभग आधा मान लो। मतलब अब तो लिटरली वो अपने आप में एक मोटी बुक बन चुकी है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐड हो गए। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि कितनी चीजें ऐड करी हैं। अब उन्होंने क्यों ऐड करी हैं? क्योंकि UPSC ने वो सिलेबस बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने और चीजें पूछनी शुरू करी, फिर लोगों ने कहा यार स्पेक्ट्रम से भी नहीं हो रहे क्वेश्चन हमारे, तो हमने पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ी, 2 बार पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली। तो फिर उन्होंने एक चैप्टर ऐड किया, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे चैप्टर ऐड कर दिए। तो वो बहुत अच्छी कंपाइलेशन है और बहुत ईजी रीड है। ठीक है, अगर आप बिपिन चंद्रा नहीं भी पढ़ना चाह रहे, सीधा आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। पर एंशियंट और मेडिएवल देखो ऐसा है कि बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत वाइड हो जाता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, देखो एक 6th क्लास की एनसीईआरटी है जो कि आपका एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रही है, और साथ में जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो पहला बुक है, थीम 1 जो है। ठीक है, तो 12th का फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख लेता हूं मैं। मेडिएवल के लिए 7th क्लास की एनसीईआरटी है और 12th क्लास का सेकंड पार्ट। ठीक है जी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर आपने पेड सेशंस लिए हैं तो उसमें हमने ये सारा कवर किया हुआ है, देन यू डोंट हैव टू बाय और रीड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ना चाहता हूं और डेप्थ में, यू कैन रीड। तो इसमें 12th क्लास की थर्ड वाला पार्ट। ठीक है जी। तो ये, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, इसमें आपने कई बार रीडिंग करनी है,
कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे रिलेटेड चैप्टर वाइज क्विजेस करने हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि वो इंफॉर्मेशन रिटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ यार पढ़ा तो था बट अब याद नहीं आ रहा। अब जैसे कालीबंगन वाला क्वेश्चन था कि राइट एंगल्स पे है, अब ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से, मैंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है अपना टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी से था। इस तरीके से आपका अमयुक्त मालदा, जो विजयनगर एम्पायर में तेलुगु भाषा में जो बुक लिखी है, वो आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी से था। इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से हैं जो तुरंत आपके पकड़ में आएंगे। अब आप कहोगे कि अच्छा आप कौन सी लाइन में से क्वेश्चन उठा के पूछ ले। भाई एंशिएंट मेडिएवल बहुत वास्ट है, मतलब आप सोच के चलो कि कौन से हम स्टोन एज से लेके जो है ट्रिपेटाइट स्ट्रगल जो है और इवन दिल्ली सल्तनत तक की जो है बात करते हैं, मुगल्स तक की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें कवर करनी, ठीक है, और उन सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन रखना मुश्किल है। सो वी हैव टू कीप आवर सोर्सेस कन्फाइंड। अब इन सब में भी एक और पार्ट आ जाता है आर्ट एंड कल्चर, जो मैंने यहां पे ऐड किया है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखो आर्ट एंड कल्चर अगेन बहुत वास्ट है। अब इसमें 11th और 12th की जो दो एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, एक पार्ट 2 है। अब एक पार्ट में पूरा पेंटिंग्स पे रिलेटेड है बुक्स, बट वो आप पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीजें जो एंशिएंट और मेडिएवल में आपकी छूट गई होंगी, कुछ कुछ चीजें वो कहीं ना कहीं वहां पर रिवाइज हो जाएंगी। तो ये सोर्सेस मोर देन सफिशिएंट हैं। मतलब इसके बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो तो मेरे ख्याल से ना तो वो रिटेन रहेगी वो इंफॉर्मेशन, ना उतना फायदा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने सेशंस में डिस्कस की हैं। आपको ना ये समझना है कि यार देखो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको दिमाग में ये क्रोनोलॉजी समझ आनी चाहिए कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ऋग वैदिक एज की बात करते हैं, फिर लेटर वैदिक की बात करते हैं, फिर अच्छा डायनेस्टीज आई, प्री मौर्याज में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी थी, शिशुनाग थी, नंदा थी, फिर मौर्याज आए, फिर लेटर मौर्याज में शुंग थे, कन्वास थे, फिर गुप्ताज, मतलब इवेंचुअली गुप्ताज आते हैं, अच्छा फिर सतवाहनास इस टाइम पे दक्कन वाले रीजन में। अब मैं आपको पूरी सीक्वेंस बता रहा हूं, ठीक है, जो है गुप्ताज आए, फिर पोस्ट गुप्ताज में फिर हर्षवर्धन आते हैं, फिर ट्रिपेटाइट स्ट्रगल होता है, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में गुर्जर फतेहार हैं, राष्ट्रकूट हैं, पाल है। तो अब मैंने आपको मोटा मोटा पूरी सीक्वेंस बता दी, ठीक है। अच्छा इसी दौरान में साउथ में चोलास, चेरास, पांड्यास, चेरास कहां पर हैं, चोलास कहां पर हैं, पांड्यास कहां पर हैं, पांड्यास सदरन तमिलनाडु में है, चेरास। तो अगर आपको इसको आप अगर कहानी के रूप में पढ़ोगे तो बहुत आसान है, अगर आप इसको फैक्ट्स के रूप में पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए इसकी टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं। तो ये हमने नोट्स में सारी चीजें कवर करी हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं, मतलब आप कोर्स नहीं रोल कर रहे हैं, ये जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, 6th की एनसीईआरटी, मतलब 10 या 11 साल का बच्चा होता है जो 6th क्लास में होगा, तो अगर आप उसके मेंटल लेवल पर जो है वो बुक बनाई गई होगी, ठीक है, लिखी गई होगी कि हाँ वो समझ पाए, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, तो आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सिमिलरली 7th क्लास, ठीक है, इवन 12th क्लास भी, 12th क्लास क्रॉस करके ही आप ग्रेजुएशन तक पहुंचे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे मैक्सिमम वही बच्चे हैं। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं बिपिन चंद्रा वो कहानी के रूप में है, ये थोड़ा नोट्स के फॉर्म में है, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में है बट अच्छी बुक है, इसके बियॉन्ड नहीं जाने की जरूरत। 12th क्लास की जो 3rd एनसीईआरटी है वो भी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास की एनसीईआरटी नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ज्योग्राफी पे आता हूं। ज्योग्राफी पे कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर हम माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ लें। देखो माजिद हुसैन सर की बुक बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, बट वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले पे पढ़ते हैं। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, ज्योग्राफी और पबैड, उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, तो तब पढ़ते थे हम। आप जीएस के लिए माजिद हुसैन सर की बुक जो है वो बहुत बल्कि है, आई वुड नॉट सजेस्ट। ठीक है, मैं ये कहूंगा 4 एनसीईआरटीज है 11th और 12th की, ठीक है, उस पर आप फोकस करो, उनके क्वेश्चंस को करो। देखो बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं कि क्वेश्चंस करो। आपने कहा जी मैंने एक बार कर लिया, मैं कह रहा हूं दोबारा करो। एक बार क्वेश्चन करने से सारी क्योंकि उससे आपकी वो इंफॉर्मेशन रिटेन रहनी शुरू होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा चीजें,
ठीक है, जब आप दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको वो उसका इतना रस आना शुरू हो जाएगा। तो 11th क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल है। 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, तो मैं यहां पी और आईपी लिख देता हूं, एच और इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, इसके अलावा गोशिंगलोंग में जो क्लाइमेट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्लाइमेट वाले जो टॉपिक हैं जिसमें हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये कुछ 8-10 चैप्टर्स हैं, वो आपके बहुत अच्छे दिए हैं। उसके बियॉन्ड कुछ पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी 11-12 के एनसीईआरटी में। इसके भी चैप्टर वाइज क्विज करने हैं। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन रिटेन रखना चाहते हो, कई बार आपको क्वेश्चंस वो करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जब आप अपने प्रैक्टिस में, रोज की प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको बता रहा हूं कि द बाय द टाइम यू विल कंप्लीट द होल प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे होगा। यू कुड हैव इजीली फाइंड आउट कि ऑप्शंस क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये हो गया, गोशिंगलोंग हो गया, माजिद हुसैन सर की बुक नहीं, एटलस, एक एटलस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन करंट अफेयर्स में आप देखते हो तो उस जरूर देखो। अदरवाइज भी कभी ऐसी रैंडमली खोल के बैठ जाओ, अच्छा यार यूरोप देखते हैं, आज यार अफ्रीका देखते हैं, अफ्रीका में वेस्ट अफ्रीका देखते हैं, छोटे छोटे से देश हैं उसमें वो देख लेते हैं, यार सियरा लियोन कहाँ है, लाइबेरिया कहाँ है, अच्छा कौन सी वहां पर बे है, कौन सा जो है गल्फ है, ठीक है, कौन सी रिवर्स हैं। तो इस तरीके से 5-10 मिनट जब भी आपको मौका मिले उसको जरूर देख लो। ठीक है, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है, वेनेवर यू फील लाइक, वेनेवर यू लाइक, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, पॉलिटी के लिए, अच्छा ज्योग्राफी अगर आपको नहीं समझ आ रही, मान लो आपने 11th की उठाई, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत ही बाउंसर हो गई है, ठीक है, तो आप 6 to 10th पढ़ लो। ठीक है, अच्छा अब ना मैं जब ये, अब एक चीज ये भी आता है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं क्या सर एनसीईआरटीज पढ़नी जरूरी है। देखो कोर्सेज में हमने कोशिश करी है कि वो सारी एनसीईआरटीज का जो मटेरियल है वो कंबाइन करके इस तरीके से कोर्स डिजाइन है कि आपको सब मिल जाएगा। पर ना ये आप पढ़ लोगे, कई बार क्या होता है ना कि देखो अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी ना अपनी अपनी नेचर है। ठीक है ना, हम कोई कहते हैं कि बहुत कोई अग्रेसिव होता है, कोई असर्टिव होता है, कोई थोड़ा सबमिसिव होता है ना, तो इस तरीके से नेचर है एज अ स्टूडेंट भी। एक स्टूडेंट होगा जो ना बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सब में सब्सक्राइब किया हुआ है, सर का भी फ्री मटेरियल मेरे पास है, उस सर का भी फ्री मटेरियल है, इस सर का भी फ्री मटेरियल है। उसको आप कहोगे कि यार बहुत नॉमिनल प्राइस पे कोर्स है, तो कहेगा नहीं नहीं सर बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ऑफलाइन में जाके पता करो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको लगता है कि यार जो फ्री मटेरियल है वो तो इकट्ठा कर लिया, बट यार एनसीईआरटी की बुक्स क्यों पढ़े, हम इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं। आपको ना एक बुक को एक कंफर्टेबल रीडिंग की तरह पढ़ना है। इट इज लाइक यू आर रीडिंग इट लाइक अ स्टोरी बुक। ठीक है, आप उसको एक एज अ प्रोजेक्ट और बहुत ही सीरियस होकर पढ़ोगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप इसको एक टाइम बाउंड तरीके से बैठ के पढ़ोगे देन इट बिकम्स इजी और थोड़ा कंसंट्रेशन बनता है। मोबाइल साइड में रख दो, तो ये है वो तब है जब आपका 11th-12th आपको टफ लग रहा है। पॉलिटी पे आते हैं, देखो पॉलिटी के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी कंपाइलेशन है। और बट उसके साथ साथ ना एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, 9 से लेकर 12th क्लास तक की। उसका मैं रीजन बता देता हूं आपको। देखो आप जब पढ़ोगे ना तो कई बार क्या होता है कि वो ना एनसीईआरटी जो लक्ष्मीकांत बुक है ना, वो सीधा शुरू करता है लाइक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ब्रीफली डिफाइन करेगा, प्रेम्बल, यूनियन टेरिटरीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, वो सीधा उससे शुरू होता है। अब एक स्टूडेंट जिसका लॉ का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब लीगल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, उसको ना बेसिक जो टर्म्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, ठीक है, सोशल, ये जो थोड़ी टर्म्स है ना, ये समझने में दिक्कत आती है। अब वो बुक एकदम बहुत हैवी हो जाती है। सो व्हेन यू विल रीड द एनसीईआरटीज, अगर आप नए हैं प्रिपरेशन में, वो आपकी चीजों को क्या करेगा, देखो अब जैसे एक बुक है आपका, जैसे एनसीईआरटी में 9 to 10 में सिलेक्टिव टॉपिक्स, पॉलिटिकल साइंस करके दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जैसे आपका जो है टॉपिक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है, इस तरीके से टॉपिक दिए हुए हैं।
फिर अच्छा उसमें ये जैसे स्टोरीज दी हैं, जैसे कि आया राम गया राम वाली ये कहानी कहां से आई, तो कहानी के रूप में है। वो जो बुक है लक्ष्मीकांत, वो क्या है, आर्टिकल, ये कहता है, ये है फैक्ट्स। वो प्रॉपर सीरियस रीड है, ये थोड़ा कंफर्टेबल रीड है, ये कहानी के रूप में है कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा फिर पता आपको ऐसा हुआ, जैसे इट्स लाइक अ स्टोरी बुक, लिटरली लाइक अ स्टोरी बुक। तो वो आपको क्या करेगा कि पॉलिटी में अगर आप नए हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे पहले इलेक्शन हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, अब एक सिंपल सा फैक्ट है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये आपको वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे निटी ग्रिटीज हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि स्टोरीज हैं जो उसमें नहीं दी हैं लक्ष्मीकांत में। इसलिए आपका पॉलिटी में मैं आई रिकमेंड कि आप वो एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको मजा आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 10th क्लास में भी आई थिंक 2 पार्ट्स हैं, और 12th क्लास में भी है शायद। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला, ये आप भूल नहीं सकते, ये मेरी श्योरिटी है आपसे। मतलब जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो तो नहीं भूल सकते। यूनाइटेड नेशंस की फर्दर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ, आईएईए, ठीक है, सार्क, आशियान, ये इतना बढ़िया से दिया है, और उसका बैकग्राउंड दिया है, स्टोरी दी है कि क्यों बनी, क्या रीजन था। भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन, हम 10 लोगों को लग रहा है कि हम मिलकर ना एक एसोसिएशन बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं, तो वो चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट को समझना है कि तैयारी में ना प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप आशियान, अच्छा आशियान में 10 मेंबर हैं, अच्छा हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, 1967 में बना था, बांडुंग डिक्लेरेशन, ये रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। पर उसके पीछे की स्टोरी क्या है, जब आप उसके पीछे की स्टोरी, उसके ना पृष्ठभूमि जान लो किसी व्यक्ति की, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो ये बात क्यों कह रहा है, ये क्यों बोल रहा है, या वो ऐसा क्यों सोच रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको वो वाली जो चीजें हैं वो आपको हेल्प करेगी। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्वेश्चन आया रेगुलेटिंग ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट्स, 4 एक्ट दे दिए। ठीक है, जैसे चार्टर एक्ट 1813, 1833 है ना, और 4 एग्जांपल दे दिए, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे सीएपीएफ 2025 में भी था। तो अब अगर आपको ये समझ आ गया है स्टोरी में कि अच्छा सबसे पहले जब एक ब्रिटिश सरकार आई होगी क्या सोच रही होगी कि हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है। अच्छा वहां जो ब्रिटेन में सरकार बैठी है वो सोच रही है कि ये कंपनी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अलग अपना कुछ सेटअप बना ले, हमसे अलग हो जाएं, है ना। तो वो अपना भी कंट्रोल करना चाहते हैं, पहले वो अपना कंट्रोल करते हैं, फिर धीरे 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 वहां, तो ये कहानी मैंने बताई हुई है कि वहां के जो बिजनेसमैन थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि इंडिया का ट्रेड इतना ल्यूक्रेटिव है, हमारे लिए भी ओपन अप करो। फिर उन्होंने धीरे धीरे ओपन अप किया। तो अगर आपको वो कहानी समझ आ गई है, सीक्वेंस, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटीज में मिलती हैं। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए एन लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, और 9 to 10th एनसीईआरटीज, उसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आपकी रीडिंग को थोड़ा एनहांस करेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेंगे। एक टर्म आता है पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली कंसेप्ट्स। उसमें क्या है, आर्टिकल ये कहता है, ये कहता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो उसके पीछे की चीजें थोड़ी सी आपको समझने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। अच्छा इकोनॉमी में देख रहे हो आप, लगातार लगातार पिछले कई सालों से सीडीएस का पेपर हो, सीईपीएफ का, सिविल सर्विसेज में तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट था ही, सिविल सर्विसेज वाले तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं। ठीक है, बट सीडीएस और सीईपीएफ वालों को ये लगता था इकोनॉमी छोड़ के चले जाते हैं। इस पॉलिटी के 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 12 क्वेश्चन, और उसमें भी अगर मैं बजट के क्वेश्चन भी ऐड कर लूं, इकोनॉमी भी ऐड कर लूं, तो लगभग 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन बैठ रहे थे। ठीक है, सारे मतलब जो, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है ना, बजट को आप कह सकते नहीं तो बजट का क्वेश्चन है, बट है तो अल्टीमेटली रिलेटेड टू इकोनॉमी ओनली। तो इकोनॉमी की वेटेज अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी सिंपल रीजन है, एज एन ऑफिसर यू शुड नो। ठीक है ना, इकोनॉमी के बारे में क्या चल रहा है। ठीक है, और अच्छा बहुत लोगों को लगता है आपकी ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सैंक्शन, ये वो, क्वार्टर मास्टर बन सकते हो, स्पेशली इफ यू वांट टू गो इनटू द फोर्सेस।
तो यहां पर इकोनॉमी में जो है आपका क्या है, एक तो 11th क्लास की एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th क्लास की है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो मैक्रो और माइक्रो में क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ना है, बट इसमें जैसे आपको इस बार क्वेश्चन था, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें थे इन बुक्स में, एनसीईआरटी में। बहुत सारे कुछ बच्चे ने एक मैसेज किया कि सर अब ज्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, नहीं, वो पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी इसलिए लग रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें से है, इसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, वैसे अगेन सेशंस में मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है, जो जो टॉपिक हमें लगेंगे कि कुछ और देखो इन सब में ना कुछ कुछ टॉपिक्स हैं मेरे दिमाग में विच आई हैव टू कवर, ठीक है, एड ऑन इन द बैचेस, तो वो वी विल डू, ठीक है। ये मैं सेशन उन सब के लिए बना रहा हूं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, और सेशन नहीं एनरोल कर किए जिन्होंने, उनको भी हेल्प हो, ठीक है ना, और जिन्होंने करा है डेफिनेटली उनके लिए भी हेल्प है, उनके लिए तो कोर्स में लेक्चर्स हैं ही। इसमें आपका एक और बुक है संजीव वर्मा सर की, आई रियली पर्सनली आई हैव रेड दैट बुक। देखो इनमें से कोई भी बुक मैं ऐसी रेकमेंड नहीं कर रहा हूं जो मैंने पढ़ी नहीं है और आपको बोल दूं कि यार पढ़ लो, सुना है मैंने बहुत अच्छा, मैंने खुद पढ़ी हुई है वो बुक्स, वही रेकमेंड कर रहा हूं, ठीक है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, ठीक है। तो संजीव वर्मा सर की बुक है इंडियन इकोनॉमी पे, पतली सी बुक है, और मैं खुद पढ़ा हूं इनसे, और बेहतरीन अब नहीं है इस दुनिया में, बट बहुत ही बेहतरीन, इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में लिखा हुआ है, मतलब इट्स लाइक जैसे आम संवाद हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स अ गुड बुक। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि ये आपका सोर्स होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो है। और बाकी बजट जब आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, क्या कह रही है, थोड़ा उस पर सोचना, अच्छा डॉलर कमजोर हो गया तो ये थोड़ा डिस्कस करना है आसपास के लोगों से, अच्छा इससे ये हो रहा है, तो चीजें धीरे धीरे सीप इन करेंगे। अब आते हैं साइंस वाले पार्ट पे, ठीक है। ये किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कमेंट्स में कि लो हैंगिंग फ्रूट्स थे ये, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग और साइंस, और ये भी अब टफ पूछने लग गया है, तो अब क्या किया जाए, है ना, मतलब ये तो हम स्ट्रॉन्ग एरियाज थे हमारे, और ये हमें था कि ये तो अच्छे होंगे ही, और इनमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम अच्छे कर लेंगे फिर हो जाएगा। बट द थिंग इज कि यार फिजिक्स में ना अगेन मैं यही कहूंगा कि 9th और 10th की तो साइंस पढ़नी पड़नी है, उसमें से भी क्वेश्चन थे, डिस्पर्जन वाला क्वेश्चन सीधा सीधा था, ठीक है, उसके बाद आपका डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन सीधा था, ह्यूमन आई वाला क्वेश्चन सीधा सीधा था, ठीक है, फिर वो एपिकल मेरिस्टेम वाला क्वेश्चन सीधा सीधा था। ये तो सारे के सारे 9th-10th की साइंस में से क्वेश्चन थे, कंबशन वाला, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला, ये सारे क्वेश्चन यहां से थे। आपको ये समझना है कि यार देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ना अब 11th और 12th में कुछ टॉपिक्स अब जो है थोड़ा सा लेवल अप ले गया, अब ये ठीक है, डेफिनेटली अप है। देखो एक साल के बेसिस पे मैं कह रहा हूं, पिछले मैं 2-3 साल के बेसिस पे कह रहा हूं कि अब थोड़े से टॉपिक हमें 11th-12th की साइंस में से भी उठाने पड़ेंगे। पर अब 11th-12th की फिजिक्स देखो, जैसे 11th क्लास की फिजिक्स देखोगे 2 बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो 9th-10th में नहीं है, 9th-10th के ही टॉपिक्स हैं, बट थोड़ा और इलेबोरेट तरीके से, थोड़ा और डेप्थ में है। इट इज लाइक यार फिजिक्स आपने पढ़ ली है, अब 11th-12th में आप और डेप्थ में पढ़ोगे। अगर आप मान लो इंजीनियरिंग में जाते हो या बीएससी फिजिक्स करते हो, एमएससी फिजिक्स करते हो, तो ऐसा नहीं है बीएससी फिजिक्स में आपने फिजिक्स पढ़ ली सारी, तो एमएससी फिजिक्स में क्या पढ़ोगे, और डेप्थ में चले जाओगे, और फर्दर चीजें आ जाएंगी, है ना। तो वैसे ही है कहानी कि 9th-10th में आपने पढ़ लिया वो चीजें, जैसे ग्रेविटेशन का टॉपिक भी है, मोशन का टॉपिक भी है 11th में, ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं जो 9th-10th में थे, बट वो थोड़ा और डेप्थ में आ गए अब आपके, ठीक है। तो अब जो जो टॉपिक पूछ रहा है, जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में था पूरा। तो अब ये या फिर 11th-12th में भी है, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में हम मतलब थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी लास्ट ईयर पूछा था, इस साल नहीं पूछा, बट लास्ट ईयर जैसे 2 क्वेश्चन थे, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रेड वाइट, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा ऐड करने की जरूरत है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, पर फोकस देखो अगेन, फोकस ये है कि भाई 29 क्वेश्चन है, 29 में से 18-20 क्वेश्चन ठीक थे, इजी मॉडरेट लेवल के थे, पहले वो तो
कंसोलिडेट करो ना, पहले 9th और 10th की फिजिक्स तो अच्छे से पढ़ो, उसके चैप्टर वाइज क्विजेस करो, ठीक है, उसके चैप्टर वाइज क्विजेस करो। और जब आपके वो कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, चैप्टर वाइज क्विज भी कर लिए, नाउ आई एम डन, ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे कि 11th और 12th के क्या क्या, मैं उसको लेकर अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं डिटेल में आऊंगा लेकर, डोंट वरी, क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन बहुत बड़ा हो चुका है। ओके, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के लिए अगेन सेशंस हैं हमारे बैच पे। बहुत लोग आर एस अग्रवाल बुक को जो है काफी रेकमेंड करते हैं, पर्सनली आई डोंट लाइक दैट बुक, ठीक है, मेरी पर्सनल राय है। ऐसा नहीं है कि बुक में कंपाइलेशन अच्छी है पर ट्रिक्स नहीं है। जैसे एक सिंपल सा है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं, तो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन अगर आप 1 बाय करके कर रहे हैं कि ए ने 10 दिन लिए तो 1/10, बी ने 15 दिन लिए 1/15, फिर नहीं भाई, फिर नहीं सॉल्व होने वाला पेपर में। यू शुड नो हाउ टू डू इट क्विकली, ठीक है, आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो क्वेश्चन को। तो वो उसके लिए विच आई पर्सनली लाइक बुक इज अरुण शर्मा सर की बुक, ठीक है, अरुण शर्मा सर बहुत फेमस कैट की फैकल्टी हैं, उनके कोई भी एक बुक उठा लो, जैसे उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 है, 2 और 3 नहीं करना, ठीक है, उसमें उन्होंने ट्रिक्स दी हुई हैं, उनके वनडे एग्जाम्स की भी बुक आती है। अगर आप मैथ्स रीजनिंग की बुक खरीदना चाहते हैं, इफ यू फील के मुझे डेडिकेटेडली चाहिए, बट अदरवाइज आई वुड से अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ के, ठीक है, क्योंकि ये सीडीएस में नहीं है, सीडीएस के जीएस पेपर में नहीं है, सीएपीएफ में है, तो सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आप कर लो एफकैट के क्वेश्चंस, एफकैट और सीजी कैट के क्वेश्चन, सीजी मतलब कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उनके क्वेश्चंस भी लगभग सेम डिफिकल्टी लेवल के हैं मैथ्स रीजनिंग के। इसमें अगर आप देखोगे मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, रीजनिंग के कम रहते हैं, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी फिर पता लगेगा कि 15 क्वेश्चन में आपने आधा पौना घंटा लगा दिया पेपर में, फिर पेपर छूटेगा। और हुआ भी ऐसे बच्चों के साथ कि सर हमने मैथ्स करते रहे, हो तो गए बट हमारा आखिरी के 20 क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं भाई, ठीक है, ये मैंने आपको अरुण शर्मा सर की बुक बता दी, ठीक है, और ठीक है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में देखो यार, अपना रोज के हम 10 से 12 न्यूज देते हैं टीम निशा चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी, वो तो यार 2-3 मिनट की न्यूज होती हैं। और जो ज्यादा शोर है कि ये न्यूज मतलब ज्यादा जो मीडिया में आता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, अब सबने सुना, हमने मतलब कोई भी नहीं होगा ऐसा जिसको नहीं पता होगा, ठीक है, मतलब जो नहीं भी न्यूज में ध्यान देता उसको भी पता होगा ये चीज। बट अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पुराने जो है ऑपरेशन जो है पूछ लिए, है ना, ऑपरेशन में एक दूध क्या है जी, सफेद सागर पूछ लिया। अब यही चाहता है वो कि आप सिर्फ शोरगुल देख रहे हैं या आप थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, अच्छा पहले वाले क्या है, ठीक है, तो यही यहां पर वो चीज आती है। करंट अफेयर्स में देखो पीआईबी से आर्टिकल पूछता है, ठीक है, देखो अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो 2 न्यूज़पेपर हैं बस जो बहुत ही स्टैंडर्ड के हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। पीआईबी के आर्टिकल्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल्स हो गए। इसके अलावा जो है, जो हमारी मंथली कंपाइलेशन होती है डेली न्यूज की, डेली न्यूज हम डालते हैं, उसी को मंथली कंपाइल करके हम एक पीडीएफ भी बना देते हैं ताकि आप उसको पढ़ लें, वो रेडी रेफरेंस है बहुत शॉर्ट में। और इससे रिलेटेड हम मंथली करंट अफेयर सेशंस भी लेकर आते हैं जिसमें हमने 100 से 120 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन से विद प्रूफ हमने डाले हैं वीडियोस, मतलब स्क्रीनशॉट डाल के कि हमने वो कवर किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो फिजिकल डेफिशिट 4.4% हो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हमने, मतलब हाँ फेब वाले में, ठीक है, वो कवर किया है हमने, तो आपका क्वेश्चन बना है, सीधा सीधा पेपर में था। ऐसे और भी क्वेश्चन थे, प्रोफेसर गोविंद राजन वाला जो क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन थे, तो वो आप देख सकते हो। तो जो न्यूज है उन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, उस वीडियो को लेकर आते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, द हिंदू, ठीक है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। देखो ये न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए भी एडवाइजेबल है कि कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़ लो, बहुत लोगों को लगता है कि इसमें मैं न्यूज कवर कर लूंगा, सिर्फ न्यूज कवर करने के लिए नहीं है। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका इंग्लिश इंप्रूव होता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होता है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, नॉलेज आती है, कई सारी चीजें हैं। तो इसको एक एग्जाम प्रिपरेशन से ज्यादा इसको ऐसे समझ लो कि ये हॉबी का पार्ट होना चाहिए आपका, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और
CDS में SSB में जा रहे हो लेक्चरेट के लिए, इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए हेल्पफुल होगा। CAPF में जा रहे हो तो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। CAPF की इंटरव्यू के नंबर देखेंगे आप, वो 25% है टोटल पार्ट के, मतलब टोटल एग्जामिनेशन के 150 नंबर इंटरव्यू के हैं आउट ऑफ 600। और अगर फाइनल सिलेक्शन में देखेंगे, फाइनल सिलेक्शन में तो 35 to 40% सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स हैं। लोगों के मान लो 315 नंबर आए हैं, उसमें से 120 125 नंबर 115 नंबर जो हैं इंटरव्यू के हैं। तो इंटरव्यू इतना मैटर करता है, और इंटरव्यू में आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो वो तभी होगा जब आपने रेगुलरली चीजों को पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। कंप्यूटर के लिए सेशंस मैंने डाले हैं, हमने 3 पूरे सेशंस में कवर किया, और भी सेशंस हम अपडेट करके डालेंगे। PDF डाली है। इसके अलावा ल्यूसेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगेन उसमें वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रीडिंग नहीं है, बट अगर आप सेशन देख रहे हैं तो सेशन में है, अदरवाइज ल्यूसेंट से देख सकते हैं, दैट्स इट। बट हाँ, 5 क्वेश्चन अब कंफर्म हो गए अब लगभग, ठीक है। 2-3 साल से हो रहा है ये चीज, CDS में भी CAPF में भी। तो वो 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, बहुत मिनिमल सी प्रिपरेशन के साथ। 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, तो मैं 3-4 क्वेश्चन क्यों छोड़ूं भाई, ठीक है ना। सीधा सा फंडा ये है। स्टैटिक जीके के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जिसे एक आपकी विकास पीडिया करके एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी, इसकी हम कंपाइलेशन एक बना के आपको दे भी देंगे। अदरवाइज ये आपका मंथली करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाता है, ठीक है। हमारा टारगेट ये भी है कि गवर्नमेंट स्कीम्स की कंपाइलेशन करके हम पेड बैचेस में डाल दें, तो सो दैट यू विल गेट टू नो कि भाई सारी जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका एक बढ़िया सा कंपाइलेशन बन जाए, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो NCERT है वो पढ़ने से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फैक्ट्स याद करना, एक है समझना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों बना, उसका मैंडेट क्या था, उसकी सोच क्या थी उसके पीछे। जब आप वो बुक पढ़ लोगे ना, वो समझ आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो ल्यूसेंट से वो एक आपको सारा कंपाइलेशन, बहुत सारे फैक्ट्स की वहां से मिल जाएगी। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो करंट अफेयर में न्यूज में वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये है आपका GS का पार्ट। इन सब में एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपने NCERT के, देखो मैं बहुत सारे बच्चों को बोल सकता है कि सर इसलिए बोल रहे हैं कि भाई सर ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है ncrtquiz.com, उसमें बच्चे एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उन सेशंस की क्वालिटी जाकर देख सकते हो क्वेश्चंस की, ठीक है, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस देख सकते हो। कुछ बच्चों ने लिखा भी कि सर आपके ncrtquiz.com में से सीधा सीधा क्वेश्चंस थे। द आइडिया इज आप पॉइंट को समझो, NCERT पे फोकस रहता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे ना, तो धीरे 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 वो इंफॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी नॉलेज आप में, कहते हैं ना, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते जाओगे आप। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, ठीक है। और जब वो आप एब्जॉर्ब करते जाओगे तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बट यू विल बी एबल टू इलिमिनेट, नहीं ये नहीं होगा या ये होगा, अच्छा हाँ ये वाला स्टेटमेंट मैंने वो वहां से ये पढ़ा था। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन। जैसे 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछा कि ये ईयर क्या है, तो तभी एलिमिनेट कर पाओगे, अच्छा हाँ यार आशियान ना 1960s में बना था। अगर आपको 67 नहीं भी याद, आपको याद आ जाएगा यार 67 में बना था। अच्छा ये जो सार्क है ये 1985 में बना था, 1980s में बना था, क्योंकि ये लगा के साउथ एशियन कंट्रीज भी साथ में आए। SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये लेट 90s में जब चाइना ग्रो करने लग गया इकोनॉमिकली, अब उसको लगा कि मैं एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करूं। तो उसके पीछे कहानी है, कहानी समझ याद आ गई तो आपको ईयर रटना नहीं पड़ेगा। बहुत लोगों को लग रहा है ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्चुअल नहीं था, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट जो आपको समझना है, ठीक है जी। तो वो आपकी प्रिपरेशन को, एंड वी हैव केप्ट द प्राइस एट सच अ लो लेवल, ठीक है, आपको कहीं नहीं वो चीज मिलेगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि हमारा मोटो भी यही था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम NCERT पढ़ तो लेते हैं पर हमें समझ ही नहीं आता, हमें याद ही नहीं रहती, हम इंफॉर्मेशन को रिटेन ही नहीं कर पाते, हमें यही नहीं समझ आता कि हमें अच्छे से समझ आए या नहीं, अब क्या करें हम। तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हम उसमें दिया है, ठीक है जी। तो ये था आपका पूरा का पूरा GS को लेकर, बहुत सारे बच्चों का डाउट था।
और मैंने एक वीडियो में ये सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश करी है। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। वीडियो हेल्पफुल होगा, बड़ा है, थोड़ा डिटेल में है। मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज़ को थोड़ा तसल्ली से डिस्कस करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि, क्योंकि एग्जाम ना ऐसा नहीं है, मतलब वो इट्स लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट 2020 मैच, इट्स टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में आपकी सही क्वालिटी बाहर आ जाती है, जैसे कहते हैं ना कि प्लेयर में कितना दम है, कितना टिक के खेल सकता है वो, ठीक है, कितनी पेशेंस के साथ खेल सकता है, उसका एंड्योरेंस, सब चीजें चेक होती हैं। ये भी वही है, ठीक है। आप इसको 2020 वाला गेम मत समझो। अगर आप समझ रहे हो, सॉरी, आप कुछ और देखो, ठीक है। दिस इज नॉट द गेम, ठीक है। यू शुड ट्राई फॉर समथिंग एल्स देन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।